वेलकम बैक। वेलकम टू वीडियो नंबर 5 ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये अंतिम वीडियो होगा शेयर स्ट्रेंथ का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। सो चलिए जो भी बचा कुछ है उसे देख लेते हैं। तो हेडिंग बनाइए। मैंने याद करिए पिछले वाले वीडियो में लास्ट में मैंने कुछ ग्राफ बनाए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो वो ग्राफ मैंने ऐसे ही बना दिया था, वहाँ पे डिटेल में समझाया नहीं था। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ ट्रायक्सियल टेस्ट ऑफ शियर टेस्ट। हेडिंग बनाइए इंपॉर्टेंट ग्राफ्स related to shear test. Okay, so graph number 1 is corresponding to volume change versus shear strain. shear strain तो अगर आपको याद है थोड़ा सा भी, तो कुछ ऐसा था, इस तरह का ग्राफ बनता था। तो मैंने सैंड का एग्जांपल लिया था और उसमें दो कैटेगरी बनाई थी कि एक को बताया लूज सैंड, एक को बताया डेंस सैंड। और ये था शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन अभी देखिए, लूज सैंड जो होता है ये कोई एक वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम प्लस हो रहा है और इधर वॉल्यूम कम हो रही है, नेगेटिव है, मतलब डिक्रीज कर रही है। जो भी वॉल्यूम है उस सैंड है, सैंड का जो भी वॉल्यूम है वहां से वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव, वहां से वॉल्यूम इंक्रीज किया तो पॉजिटिव। ओके, तो देखिए लूज सैंड है, अगर लूज सैंड है अब उस पर तुम लोड लगाओगे, दबाओगे, तो वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम कम होना शुरू होगा ना, डिक्रीज करेगा उसका वॉल्यूम। लूज सैंड है, उस पे उसको दबाओगे उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो विथ शियर स्ट्रेन लूज सैंड का वॉल्यूम डिक्रीज करते हुए जाएगा। ओके, तो ग्राफ ऐसा, ये सब एग्जाम में आता है। लूज सैंड या फिर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, एनसीसी बताया था कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले का जो बिहेवियर होता है वो एज लूज सैंड होता है। दूसरा डेंस सैंड का एग्जांपल ले लो। अब डेंस सैंड ये थोड़ा दिलचस्प है। देखिए डेंस सैंड में मैंने बताया था कि शियर स्ट्रेस जो होता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है इज मैक्सिमम, या फिर अधिकतर जो स्ट्रेंथ होता है इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग इफेक्ट, इंटरलॉकिंग के कारण। अब देखिए अब आप लोड लगाओगे, धीरे धीरे क्या होगा, इंटरलॉकिंग बढ़ेगा। इंटरलॉकिंग बढ़ेगा मतलब कि जो सैंड का जो ग्रेन है वो और क्लोज आना शुरू होंगे और नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे। इंटरलॉकिंग इफेक्ट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एक समय ऐसा आएगा कि इंटरलॉकिंग टूट गया। इंटरलॉकिंग जैसे ही टूटा सैंड के ग्रेन क्या होंगे, फैल जाएंगे। मतलब वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा क्या, या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि वो फैल जाएंगे, इधर भीतर हो जाएंगे। समझ में आया? तो डेंस सैंड के केस में कैसे मिलेगा आपको ग्राफ, वॉल्यूम कमा 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 कमा, इंटरलॉकिंग इफेक्ट टूटा, फैल गए, सारे के सारे फैल गए, तो ऐसा बन जाएगा। ये हो गया डेंस सैंड। या फिर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। ओके, तो ये था पहला ग्राफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो पूछता ही पूछता है, यही सब पूछता है शियर स्ट्रेंथ चैप्टर से। ग्राफ नंबर 2, वॉइड रेशियो वर्सेस शियर स्ट्रेन। ग्राफ नंबर 2 का हेडिंग लिखिए वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो वर्सेस शियर स्ट्रेन। ये क्या है, ध्यान से समझने का कोशिश करिए। तो ये जो मैं वॉइड रेशियो लूंगा, रेफरेंस वॉइड रेशियो जिसके करस्पॉन्डिंग देखूंगा उसे मैं बोलूंगा ई नॉट, और इसे कहूंगा क्रिटिकल वॉइड रेशियो। क्रिटिकल, एक मिनट, इसे कहूंगा क्रिटिकल वॉइड रेशियो। ये क्रिटिकल वॉइड रेशियो क्या है,
तो देखिए आप कॉपी में लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। क्रिटिकल वॉइड रेशियो इज दैट वॉइड रेशियो एट विच सॉइल शोज मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज ऑन शियर डिफॉर्मेशन। आप शियर लोड लगाओगे, शियर या फिर लोड लगाओगे, स्ट्रेन मिला, शियर स्ट्रेन मिला, या जो शियर डिफॉर्मेशन मिला, उसके कारण अगर सॉइल में मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर वॉइड रेशियो पर, तो वो जो वॉइड रेशियो है वो होता है क्रिटिकल वॉइड रेशियो, जहां पर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज मिले करस्पॉन्डिंग टू शियर डिफॉर्मेशन। इस क्रिटिकल वॉइड रेशियो ये एग्जाम में नहीं पूछता है, आइडिया के लिए बता दिया व्हाट इज क्रिटिकल वॉइड रेशियो, क्योंकि यहां पर यूज हुआ है इसलिए। पूछता क्या है, ये जो ग्राफ मैं बनाऊंगा वो, तो क्या होगा देखिए, अगर कोई सॉइल क्रिटिकल वॉइड रेशियो से, अगर किसी सॉइल का एक स्टेट है जिस पर उसका वॉइड रेशियो क्रिटिकल वॉइड रेशियो से अधिक है, ठीक है, तो वो सॉइल कौन सा सॉइल होगा? लूज सॉइल होगा, लूज सॉइल होगा ना। वॉइड रेशियो ज्यादा मतलब सॉइल ज्यादा लूज। तो अगर ये वाला वॉइड रेशियो पर है, मान लीजिए ये E1 हो गया, ये E2, कोई सॉइल इस स्टेट पर है और कोई सॉइल इस स्टेट पे, तो यहां कौन सा होगा? लूज सॉइल होगा। तो सैंड का एग्जांपल लूंगा तो लूज सैंड, और यहां डेंस सैंड होगा। ये शियर स्ट्रेन, समझिए, समझते रहिए, शियर स्ट्रेन। अब क्या हुआ कि शियर स्ट्रेन के साथ सेम एग्जांपल सेम चीज, लूज सैंड को दबाओगे उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, माने कि वॉइड रेशियो कम होते जाएगा, कम होते होते कहां तक पहुंच जाने की कोशिश करेगी? कम होते हुए क्रिटिकल तक आने का कोशिश होगा, उसका प्रयत्न यही होगा। तो ये होगा लूज सैंड के करस्पॉन्डिंग, लूज सैंड, या फिर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। अब डेंस सैंड का क्या होगा? जस्ट उल्टा। पहले क्या होगा? स्टार्टिंग में जैसे आप शियर स्ट्रेन लगा रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एक समय आएगा उसका इंटरलॉकिंग खत्म। सॉरी, यहां से नहीं था, यहां से बनाना था। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, एक समय आया इंटरलॉकिंग खत्म, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, माना वॉइड रेशियो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो फैल जाएंगे। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया? डेंस सैंड, या फिर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। ओके, ये दोनों ग्राफ क्लियर है। थर्ड नंबर ग्राफ जो कि इंपॉर्टेंट और अधिक इंपॉर्टेंट बन जाती है, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर वर्सेस शियर स्ट्रेन। समझने का कोशिश करिएगा, बताऊंगा, सिंपल बच्चे बच्चे टाइप बता रहा हूं। देखिए अब यहां पर मुश्किल दिक्कत नहीं आएगी अधिक समझने में, क्योंकि बहुत समझ चुका है। देखिए शियर स्ट्रेन लॉजिक आ गया होगा अभी तक दिमाग में। अब देखो, ये मान लो पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा और ये कमेगा, तो सबसे पहले ये जानिए कि पोर वाटर प्रेशर बढ़ना का मतलब क्या हुआ, कि जो भी सॉइल का कंडीशन है वहां से हमारा वाटर एक्सपल्सन नहीं हो रहा है। वाटर का एक्सपल्सन नहीं होगा, पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा। वाटर का एक्सपल्सन होगा, पोर वाटर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, माने कि कम होगा। तो मुझे ये बताओ, लूज सैंड में क्या होता है? शियर स्ट्रेन बढ़ता है, लोड लगता है, वो कम होते रहता है ना उसका वॉल्यूम। अगर उसका वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब डेंस हो रहा है, क्या धीरे धीरे डेंस हो रहा है, मतलब पानी या फिर एक्सपल्सन ऑफ वाटर अब अधिक मुश्किल होगा। एक्सपल्सन ऑफ वाटर को मुश्किल होगा, पानी को निकलना बाहर, उसको मुश्किलात होगी। इसका माने क्या हो गया कि पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अब पानी नहीं निकल रहा है। क्यों? लूज था, लूज स्टेट से अब उसको दबा दिया, डेंस कर दिया, डेंस कर दिया, वॉइड बहुत कम हो गए, ठीक है। अब पानी निकलना मुश्किल हो रहा है, मतलब पोर वाटर प्रेशर क्या होगा? डेवलप होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो डेंस सैंड के केस में, लूज सैंड के केस में ग्राफ आपको कैसे मिलेगी? बढ़ते हुए, इस तरह से पोर वाटर प्रेशर विल इंक्रीज। सिमिलरली ये किसका हो गया? लूज, लूज सैंड या फिर एनसीसी। अब बता दो मुझे, सिंपल है, डेंस सैंड के केस में क्या होगा?
पहले तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ा बढ़ा, एक समय आता है इंटरलॉकिंग टूट जाता है, फिर फैल जाते हैं क्या, तो वहां से क्या होगा, डायरेक्टली कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें अब पानी तो निकल जाएगा ना, अब तो फैल गया। अब वो पानी होल्ड कर पाएगा क्या, वाटर प्रेशर को होल्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सारा का सारा होल्ड किसको करना है, सॉलिड को ही करना है, तो पोर वाटर प्रेशर एकदम खत्म। लेकिन यहां तक ये जो आया, ये जो इंक्रीमेंट आई यहां तक क्यों आई, आप लोड लगाते थे, इंटरलॉकिंग का जो इफेक्ट था, सॉलिड ग्रेन और क्लोज आते थे, क्लोज आते 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 एक समय ऐसा आता था कि इंटरलॉकिंग का इफेक्ट टूट जाता था, इंटरलॉकिंग खत्म, सडन लॉस होता था। समझ में आया, तो ये आ गया किसके कारण, डेंस सैंड या फिर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। तो ये 3 ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो भूलना नहीं है। लॉजिक जो है मैंने बता दिया है कि कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे और ये ग्राफ को कैसे बनाना है। तो लॉजिक नहीं, अगर आप लॉजिक भूल गए तो ये ग्राफ याद रखना होगा, अगर लॉजिक नहीं भूला है तो ग्राफ याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बन जाएगा हमेशा कभी भी। तो लॉजिक नहीं भूलना है, जो मैंने बताया वही इंपॉर्टेंट था, लॉजिक। लॉजिक एक बार फिर दोहरा देता हूं, लॉजिक ये है कि जो अगर लूज है, कोई सैंड अगर लूज है, अब उस पर तुम दबाओगे उसे तो वो क्या होगा, और नजदीक और क्लोज होगा और कॉम्पैक्ट होगा और डेंस होगा। अगर डेंस होगा, वॉइड कम होगी, वॉइड कम हो रही है तो वहां से एक्सपल्सन ऑफ वाटर भी कम होगा, निकलना अब मुश्किल हो जाएगी। समझ रहे, इसलिए ये तीनों ग्राफ बन गया। अगर और डेंस सैंड, अगर कोई सैंड पहले से ही डेंस है, कोई सॉइल, उसमें क्या होता था, मैंने बताया था इंटरलॉकिंग इफेक्ट एक होता था, तो पूरा का पूरा इंटरलॉकिंग डेवलप नहीं हुआ होगा, मान लीजिए। अब तुम लोड लगाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो सॉलिड के दाने हैं वो और क्लोज आएंगे और टाइटली पैक होने का कोशिश करेंगे, और टाइट हुआ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो उनका टाइटनेस खत्म, उनका जो बाइंडिंग था वो खत्म, अब वो अधिक लोड बियर नहीं कर पा रहे हैं, वो बाइंडिंग खत्म, इंटरलॉकिंग टूट गया, तो क्या होगा, जो सैंड का जो दाना है, जो ग्रेन है, वो फैल जाएंगे, उसके कारण जितना भी वॉइड रेशियो था वो तो बढ़ जाएगा, पोर वाटर प्रेशर जो भी डेवलप हो रहा था वो अब खत्म। समझ रहे, यही है लॉजिक। तो इसी लॉजिक को बैठाना है और ये ग्राफ बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, हेडिंग लिखिए लिक्विफैक्शन। व्हाट इज लिक्विफैक्शन, ये एक रिजल्ट है, ये होता क्या, इसे समझ लेते हैं। कभी कभी पूछा एग्जाम में व्हाट इज लिक्विफैक्शन, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है लिक्विफैक्शन, व्हाट इज दिस। लिखिए, व्हेन, पहले तो कौन सा सॉइल में होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है, इन लूज सैचुरेटेड सैंड, समझ पा रहे हो, लूज सैचुरेटेड सैंड, दिमाग में लाइए, लूज सैचुरेटेड सैंड क्या है, सोचिए दिमाग में, इस सैंड को दिमाग में लेके आ जाइए अभी, लूज सैचुरेटेड सैंड एंड सिल्ट या फिर सिल्ट, ठीक है, दोनों सैचुरेटेड है, सिल्ट भी सैचुरेटेड कंडीशन में, ये सॉइल है। अब क्या होगा कि ड्यू टू डायनामिक लोडिंग, डायनामिक इफेक्ट या फिर वाइब्रेशन या फिर डायनामिक इफेक्ट, डायनामिक लोडिंग का इफेक्ट अगर होगा तो वो किस केस में आएगा, अर्थक्वेक वगैरह, आप देखिए भूचाल आ जाना, भूचाल आता है तो अर्थक्वेक आता है, तो वो डायनामिक इफेक्ट है ना, वाइब्रेशन का इफेक्ट है वो सब, या फिर सेस्मिक इफेक्ट हम जिसे कहते हैं। उस केस में क्या होता है कि पोर वाटर प्रेशर जो होता है ना वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, पोर वाटर प्रेशर बहुत अधिक बढ़ गया और इफेक्टिव स्ट्रेस जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल स्ट्रेस तो आपका कांस्टेंट हो रहता है, तो एक बढ़ेगा तो एक कमेगा, तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है मतलब पानी ज्यादा प्रेशर ले रहा है, तो सॉलिड आपका क्या प्रेशर लेगा, नहीं लेगा, कम हो जाएगा, इस सॉइल का स्ट्रेंथ 0, माने आपका हीरो का पावर कम हो रहा है। ओके, तो इस केस में क्या होता है अगर ऐसा हो, लेकिन ये जो डिक्रीज होता है, तो अगर मैंने बताया आपको एक रिलेशन मोहर्स कूलम थ्योरी के हिसाब से कि शियर स्ट्रेंथ जो होता है वो फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस है क्या, अगर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रहा है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है आपका हीरो का,
तो शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है क्या? तो शियर स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बियरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। तो शियर स्ट्रेंथ कम मतलब वो सॉइल आपका क्या हो गया? बेकार हो जाता है। समझ में आया? यही जो बेकार हो जाता है सॉइल, यही जो प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं लिक्विफैक्शन। लिखिए, समझ में आएगा, पहले लिख लीजिए। इन लूज सैचुरेटेड, क्या लिखवाया? इन लूज सैचुरेटेड सैंड एंड सिल्ट ड्यू टू डायनामिक इफेक्ट। अब डायनामिक इफेक्ट क्या है? जैसे कि वाइब्रेशन, वाइब्रेशन और सेस्मिक इफेक्ट। सेस्मिक माने अर्थक्वेक वगैरह। पोर वाटर प्रेशर increases and effective stress एंड इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज होगा? शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिक्रीजेस। तो ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? ये सडनली होता है। ठीक है, अभी देखिए अर्थक्वेक आता है, एक सडन सडन इफेक्ट है ना, तो ये सडन आ जाता है। अगर आपका शियर स्ट्रेंथ अचानक से खत्म हो गया सॉइल का, सडन है, तो ये सडन बिहेवियर है, सडन प्रोसेस है। तो सच सडन फिनोमेना, such sudden loss in shear strength of soil will result in large settlement of structure। समझ में आया? एंड क्या होगा इस केस में? एक तो सेटलमेंट तो होगी, लेकिन अगर ऐसा कहीं हुआ है तो आपको लगेगा कि जमीन से बहुत सारा कीचड़ बाहर निकल रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो आउट ऑफ मडी सॉइल। ठीक है, एंड वर्टिकली अपवर्ड फ्लो ऑफ muddy water under turbulent flow condition, under turbulent flow condition। ओके, टर्बुलेंट फ्लो मतलब क्या? बहुत ही जल्दी हलचल, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है, बहुत हलचल हलचल टाइप का फ्लो हो रहा है, स्मूथ फ्लो नहीं हो रहा है, इधर उधर निकल रहा है, पूरा मडी फ्लो हो रहा है, स्पीड में हो रहा है, हाई वेलोसिटी पे हो रहा है। ठीक है, कीचड़ कीचड़ निकल रहा है जमीन के अंदर से। अगर इस तरह का कहीं आपको नजर आ रहा है तो वो आप वहां पे कहोगे कि ये लिक्विफैक्शन हुआ है। यहाँ पर वो जो चीज हुआ है, फेल्यूर जो हुआ है ड्यू टू लिक्विफैक्शन, और उसका बेसिक काउज क्या है? शियर स्ट्रेंथ उसका खत्म हो गया सॉइल का। क्यों? क्योंकि सेस्मिक इफेक्ट के कारण, जो कि सडन होता है, सेस्मिक इफेक्ट के कारण हमारा सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस खत्म हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस अब कुछ है ही नहीं उसमें, इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं है, मतलब पोर का वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब एक तरह से इतना बिल्डअप हो जाता है कि वो असहाय हो जाता है और निकल जाता है फट के। आइडिया लगा? बहुत ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा प्रेशर है पानी का, तो क्या होगा? फट जाता है, निकल जाता है। धरती आपको लगेगा कि फट गया, पानी निकल रहा है, मडी फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ वाटर। समझ में आया? दैट कंडीशन इज लिक्विफैक्शन कंडीशन। एंड ये आपको जनरली कहाँ होता हुआ मिलेगा? रिवर बैंक्स, ठीक है, या फिर सी शोर। लिख लीजिए, जनरली
occurs at river bank or seashore. ओके, ये डेंस सैंड में नहीं होता है। अगर कंफ्यूजन आ रहा है कि सिर्फ लूज सैचुरेटेड सैंड तो डेंस सैंड में क्यों नहीं, तो इसका रीजन आप पता लगा सकते हो। अभी तक जितना मैंने लॉजिक बता दिया, लॉजिक लगाना है कि इफेक्टिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ दो 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 चीजों के कारण होता है। बहुत सारे इफेक्ट थे, इंटरलॉकिंग था, ठीक है, कोहेजन था। तो डेंस सैंड में शियर स्ट्रेंथ कभी कम होगा, इंटरलॉकिंग का भी इफेक्ट तो आ जाता है वहां पर। समझ में आ रहा है? लूज सैंड में सिर्फ फ्रिक्शन के कारण था, इसलिए डेंस सैंड में नहीं होता है। ये लिख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। सिल्ट में होता है। तो दिस इज द मेन, ये एक टॉपिक है जो आपको पूछा जाता है आईएएस के एग्जाम में, शॉर्ट नोट्स या फिर ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेगा, किस 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 टाइप ऑफ सॉइल में होता है, बेसिक क्या है, बेसिक शियर स्ट्रेंथ खत्म, यही है बेसिक। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो रेड मार्क करके लिखिएगा, रेड रेड हाईलाइट कर लीजिए। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट था मैं उसे यहाँ पे हाईलाइट करवा देता हूँ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। शियर स्ट्रेंथ खत्म और सडनली होता है, सडन होता है। तो इस कारण से क्या होता है, स्ट्रक्चर में हाई लार्ज सेटलमेंट होता है। वर्टिकली अपवर्ड फ्लो ऑफ मडी वाटर अंडर टर्बुलेंट फ्लो। जनरली रिवर बैंक या फिर सी शोर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डेंस सैंड वगैरह में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इंटरलॉकिंग का भी इफेक्ट होता है यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ में। ओके, इंटरलॉकिंग लॉजिक बता दिया। सो चलिए अब हम एक अलग टाइप ऑफ शियर टेस्ट करते हैं यहां पर, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ये एक्चुअली एक ट्राइक्सियल टेस्ट का ही एक डेरिवेटिव है, एक कंडीशन है। क्या होता है ना कि ट्राइक्सियल टेस्ट में जो हमने कन्फाइनिंग किया था, देखिए ये जो सॉइल स्पेसिमेन लिया था, इस पर रबड़ मेम्ब्रेन लगाया था। क्या रबड़ मेम्ब्रेन लगा के एकदम एक कन्फाइनिंग प्रेशर डाला था चारों बगल। उसके बाद डेविएटर स्टेज या फिर शियरिंग स्टेज में डेविएटर लोड लगाया जाता था। तो हम क्या करेंगे ना, ये वाला स्टेज को नेग्लेक्ट कर देंगे, कन्फाइनिंग स्टेज को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो वो अगर कन्फाइनिंग नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, अनकन्फाइंड कहलाएगा। समझ रहे? तो ये ट्राइक्सियल टेस्ट का ही एक पार्ट है, एक कंडीशन बना लिया। तो देखिए अगर अनकन्फाइंड, आपको अनकन्फाइंड स्टेट पे टेस्ट करना है तो सबसे पहले ये जान लो कि सैंपल जो आपका लेगा, सैंपल को अपने शेप में तो रहना है कि नहीं रहना। इस तरह का सैंपल बनना है, सॉइल का स्पेसिमेन बना पाओगे आप अगर, तभी ना आप डेविएटर स्टेज पर टेस्ट कर पाओगे या फिर डेविएटर लोड लगा पाओगे। माने कि ऐसा सॉइल सैंपल होना चाहिए जिसमें कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी अधिक होना चाहिए। तो उसी टाइप ऑफ सॉइल पर हम अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कर पाएंगे। सैंड वगैरह पे कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। क्यों? वहां पे रबड़ मेम्ब्रेन चाहिए सैंड का जो ग्रेन है उसे रिटेन करने के लिए, नहीं तो इस तरह का स्पेसिमेन बनेगा ही नहीं। इसका माने क्या हुआ, ये जो टेस्ट होगा वो फाइन सॉइल या फिर कोहेसिव सॉइल आप कह लो, कोहेसिव सॉइल के लिए ज्यादा सुटेबल है। अब वो टेस्ट क्या है बताऊंगा, लेकिन ये सब आइडिया है कि ये टेस्ट हमको करना किस पर है, किसके लिए ज्यादा सुटेबल है। क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि अगर यहां पर कन्फाइनमेंट नहीं है, तो अगर कन्फाइनमेंट नहीं है तो हम टेस्ट स्पेसिमेन को अपने उस फॉर्म में रिटेन ही नहीं कर पाएंगे जो हमको चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है स्पेसिमेन का, जो फॉर्म चाहिए, उस फॉर्म में हम सैंड का ग्रेन को रिटेन ही नहीं कर पाएंगे।
अगर रिटेन ही नहीं कर पाए तो टेस्ट कहां से करोगे? तो कोई हमको ऐसा सैंपल चाहिए जो अपने आप में ही एक फॉर्म बना पाए। तो वो क्या होगा? वो सैंड क्ले होगा क्या? क्ले ज्यादा बेटर सैंपल है, तो क्ले के लिए ये टेस्ट ज्यादा सुटेबल होगा। या फिर वैसा सॉइल जिसमें कोहेसिवनेस अधिक हो, क्योंकि यहां पर आपको रबर मेम्ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, सो कोहेजन लेस सॉइल के लिए ये टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कोहेसिव सॉइल के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। तो देखा कितना आसान है। तो इसी बात को लिख लीजिए कॉपी में, ताकि आपका कॉपी का शोभा बढ़ जाए। तो क्या लिखेंगे? स्टार्ट करिए लिखना। हेडिंग दीजिए अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट एक शियर टेस्ट है, आइडिया क्लियर है? तो उसी के बारे में लिखने जा रहे हैं, जो भी पढ़ा उसी को लिख लेंगे। तो लिखिए इट इज स्पेशल केस ऑफ ट्रायक्सियल टेस्ट। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ ट्रायक्सियल टेस्ट। ये स्पेशल केस क्यों है? ट्रायक्सियल टेस्ट में हमने कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया हुआ था, तो ये स्पेशल केस इसलिए हो गया क्योंकि हमको यहाँ कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं लगाना, इसलिए ये एक स्पेशल केस है। तो लिखिए क्यों स्पेशल है। स्पेशल क्यों है उसका रीजन ये है, इन विच कन्फाइनिंग प्रेशर और इसका और एक नाम बताया था हमने, सेल प्रेशर, ठीक है, इज जीरो। जीरो कहने का मतलब है हम लगाते ही नहीं है, ठीक है, इसलिए जीरो। माने कि सिग्मा सी बराबर सिग्मा 2 जो लेता था माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बराबर जीरो हो गया। अगर ये जीरो है तो क्या बचा? क्या इसमें? दैट इज ओनली डेविएटर स्ट्रेस बचा। दैट इज ओनली डेविएटर स्ट्रेस इज एक्टिंग, है कि नहीं? इज अप्लाइड इन दिस केस, इज अप्लाइड in this test, yes or not? yes, ठीक है। अब मुझे बताइए, यहां पर कन्फाइनिंग प्रेशर जीरो है, तो क्या आपको रबड़ मेम्ब्रेन का आवश्यक है? यहाँ कन्फाइनिंग प्रेशर रबड़ मेम्ब्रेन के थ्रू हम अप्लाई करते थे ना लेबोरेटरी में, तो क्या अब उसकी जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। इस बात को भी लिखिए, नंबर मिलता है लिखने से। तो लिखिए सिंस, चूंकि सिग्मा 2 बराबर सिग्मा सी बराबर जीरो, दैट इज नो कन्फाइनिंग स्ट्रेस इज एक्टिंग और अप्लाइड। ओके, देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ रबड़ मेम्ब्रेन। ओके, नो एनी requirement of the रबड़ मेम्ब्रेन। हो गया, 2 पॉइंट बन गया। अब पॉइंट कैसे, तीसरा पॉइंट क्या बनाएंगे? तीसरा पॉइंट यहीं से निकलेगा। क्या निकलेगा? देखिए, रबड़ मेम्ब्रेन नहीं है, हमको उसका यूज नहीं करना है, तो सॉइल स्पेसिमेन को रिटेन कैसे करेगा? रिटेन तो करना है ना सॉइल स्पेसिमेन, तब ना जाके आप टेस्ट करोगे। जो भी फॉर्म बनाया, मान लीजिए आपको सिलेंड्रिकल सॉइल स्पेसिमेन बनाना है, तो इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में रिटेन तो करना है ना सॉइल को, तभी तो आप डेविएटर स्ट्रेस लगा पाओगे। तो ये कब होगा? अगर हम सैंड पर टेस्ट करें तो रबड़ मेम्ब्रेन तो चाहिए ही चाहिए। सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम रबड़ मेम्ब्रेन को रखेंगे, उसके अंदर सैंड भर देंगे, फिर टेस्ट करेंगे। आइडिया लग रहा है? तो यहां पर रबड़ मेम्ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं करना है। अगर इस्तेमाल नहीं करना है तो आप मुझे बताओ कि किस तरह का सॉइल पर मैं ये टेस्ट करूंगा? कोहेसिव सॉइल पे, कोहेजनलेस सॉइल पे ये टेस्ट एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा ना। यही पॉइंट लिखिए अब, ठीक है क्या? इसलिए सो दिस टेस्ट
is not suitable for what? Cohesionless soil. Okay, cohesionless soil, जैसे कि like sand. ओके, ठीक है। सैंड और एक तरह का सॉइल हो सकता है सिल्ट, एंड सिल्ट विथ लो कोहेजन, उस पर भी आप ये टेस्ट नहीं कर सकते, लोअर कोहेजन वैल्यू। और एक सॉइल हो सकता है एंड अदर ड्राई सॉइल। अभी ड्राई सॉइल कोई भी हो सकता है, इसमें क्ले भी हो सकता है, सूखा क्ले। क्या आप उस पर टेस्ट कर सकते हो? मतलब धूल को क्या आप सिलिंड्रिकल फॉर्म में बना सकते हो बिना पानी का? ऑब्वियसली नहीं। तो धूल क्ले का भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, समझ रहे हैं? तो ड्राई सॉइल पर भी हम ये टेस्ट नहीं कर सकते। तब देखिए, अब आइडिया लगाना शुरू करिए। ड्राई सॉइल पे नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि जो भी सॉइल है उसमें पानी है और ये कोहेजन है सॉइल, कोहेसिव सॉइल है, मतलब पोर फाइन सॉइल होगा। कोहेसिव सॉइल अगर होगा तो फाइन सॉइल होगा। फाइन सॉइल है, पानी है। तो मैंने एक केस बताया था, अनड्रेन्ड केस, पोर वाटर प्रेशर एक्सेस डेवलप होगा क्योंकि फाइन सॉइल है। अब जैसे लोड लगाओगे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा और हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को हमको मेजर करने का कोई प्रावधान नहीं है। हाइड्रोस्टैटिक पोर वाटर प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं। एक्सेस जो डेवलप होता है हम उसका मेजरमेंट एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर मेजर नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोस्टैटिक भी मेजर नहीं कर पाते हैं। हाइड्रोस्टैटिक कैन बी मेजर्ड, बट एक्सेस भी मेजर हो जाता है, कभी कभी कर लेते हैं, वो कुछ भी संभव है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब क्लमजी है, बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा नहीं रहता, इसलिए हम अवॉइड करने का कोशिश करते हैं। दूर हटाओ, जिस पर विश्वास नहीं उसे हटा दो। क्यों? कुछ टेक्निकल एरर हो जाएगा, अगर गलत सलत रिजल्ट निकलेगा तो क्या वो अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ये जो टेस्ट होगा किस कंडीशन में होगा ये मुझे आप बता दो। अनड्रेन्ड कंडीशन में, समझ में आ रहा है? अनड्रेन्ड कंडीशन में ये टेस्ट होगा। हाँ, तो चलिए वो बाद में लिखेंगे, और लिख लीजिए। तो ये देखिए, इसका रीजन क्या था, क्यों ये टेस्ट सुटेबल नहीं है कोहेजनलेस सॉइल या फिर ड्राई सॉइल के लिए? बिकॉज रीजन पहले भी लिखवा दिया है, यहां भी लिख लीजिए। बिकॉज दिस सॉइल, रबड़ मेम्ब्रेन ना यूज करने का मतलब क्या था? बिकॉज दिस सॉइल cannot be retained, लिखिए, cannot be retained without rubber membrane. Okay, without रबड़ मेम्ब्रेन। रबड़ मेम्ब्रेन के बिना आप इस सॉइल को, उसके स्पेसिमेन का जो शेप आपको बनाना है, उस फॉर्म में रिटेन ही नहीं कर पाओगे, तो टेस्ट ही नहीं कर पाओगे। स्पेसिमेन ही नहीं बना पाया तो टेस्ट कहां से करोगे? समझ में आया? यही कारण है क्योंकि हम रिटेन ही नहीं कर पाएंगे उस फॉर्म में। और क्यों? क्योंकि हमको रबड़ मेम्ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं करना है, इसलिए तो ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया पॉइंट नंबर, आगे जो पॉइंट लिखना है इस टेस्ट में वो क्या लिखना है कि हम ये टेस्ट बेसिकली अनड्रेन्ड कंडीशन में करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, इस टेस्ट से आपको क्या निकल के आएगा। इस टेस्ट से हमको निकल के आता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ये टेस्ट का जो रिजल्ट है वो है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। लिखिए कैसे निकलता है, मैं वो चीज आपको न्यूमेरिकली दिखाऊंगा, जब इक्वेशन लिखूंगा इस टेस्ट का तब समझ में आएगा। पहले लिख लीजिए, दिस टेस्ट is used to find
to find out unconfined compressive strength कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, समझने में मुश्किल नहीं होगी। ऑफ सॉइल समझ पा रहे होंगे आप लोग अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एक आइडिया देता हूं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। सॉइल स्पेसिमेन है, इस पर कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा सी बराबर 0, ठीक है। अब आप लोड लगाओगे ऊपर से डेविएटर स्ट्रेस, तो ये सॉइल कितना का लोड ले सकता है, ये वाला, ये कितना ले सकता है, मतलब ये कितना होगा जब ये सॉइल फेल हो जाए। फेल होने का मतलब है या शियर फेल्यूर हो जाए, समझ रहे? तो उस स्टेट पे ये वाला वैल्यू कितना है, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसी का नाम है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये टेस्ट, इसे तो मैं रेड में ही लिखूंगा क्योंकि यही एग्जाम में आता है कि इट इज यूज्ड फॉर सैचुरेटेड क्ले। ये टेस्ट उसके लिए सुटेबल है, सैचुरेटेड क्ले के लिए। सैचुरेटेड क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन। अब मुझे बताइए, अगर अनड्रेन्ड कंडीशन है, शियर टेस्ट कर रहे हो, तो कौन सा एनालिसिस? टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। क्या लिख लीजिए, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। कहने का मतलब है, ये जो लाइन लिखवाया ये फेवरेबल कंडीशन है इस टेस्ट के लिए, इस टेस्ट का अनुकूल वातावरण ये होना चाहिए, ओके। इस टेस्ट में, किस टेस्ट में? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट का अनुकूल वातावरण ये होना चाहिए। चलिए, तो हमको निकालना क्या है? जैसे कि मैं पहले ही बता दिया, आप एक सॉइल स्पेसिमेन ले लो जो कि अनकन्फाइंड है। अनकन्फाइंड माने कि ये कन्फाइनिंग प्रेशर जो लैटरल प्रेशर है, जो सिग्मा सी बराबर सिग्मा 2 मैंने लिया था, वो 0 है। अब यहाँ पे डेविएटर स्ट्रेस लगा रहे हो सिग्मा डी, तो ये लगाते लगाते एक समय आया कि सॉइल आपका फेल हो गया कहीं, तो उस समय आपका सिग्मा डी एफ कितना था? फेल्यूर डेविएटर स्ट्रेस, यही होगा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? तो एक पेरेंट इक्वेशन मैंने बताया है, क्या बताया? सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 डिग्री प्लस 5/2। ये क्या है? ये जो एंगल है टोटल, ये है थीटा सी होता था ना, ध्यान में। थीटा सी क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ये थीटा सी है। ये थीटा सी क्या होता था? ये थीटा सी, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पे सिग्मा 2 0 है क्या, बराबर सिग्मा 3 सिग्मा सी, ये 0। सिग्मा 1 क्या है? सिग्मा डेविएटर एट फेल्यूर, ये जो मान लेंगे। अब देखिए, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो मैं इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या? सिग्मा डी एफ बराबर 0 प्लस 2c tan 45 डिग्री प्लस 5/2। समझ में आया? अब देखिए, तो ये क्या है? सिग्मा डी एफ, इसी को हमने क्या कहा? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम लिखते हैं क्यू, छोटी क्यू यू, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। क्या हो गया? 2c tan 45 डिग्री प्लस 5/2, ये हो गया अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जनरल इक्वेशन आ गया ये हो गया कौन सा इक्वेशन? जनरल केस। अब एक नोट बनाइए, अब नोट बनाएंगे, अब वहां पे लिखिए फॉर प्योर क्ले, प्योर क्ले, एकदम शुद्ध क्ले। प्योर क्ले के केस में क्या होगा मुझे बताओ? सिंपल है। क्या प्योर क्ले में
इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होगा, कुछ भी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये क्यों नहीं मिलेगा समझा चुका हूं मैं बहुत बारीकी से आगे वाले वीडियो सब में। ये जीरो। कोहेजन होगा, बिल्कुल होगा, कोहेजन जीरो नहीं होगा। अगर फाई जीरो हो गया प्योर क्ले के केस में तो क्यू यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2c tan 45 डिग्री प्लस जीरो। अब tan 45 डिग्री कोई बच्चा भी बता दे कितना होता है, बराबर 1 होता है क्या या नहीं होता है, 1 होता है, हो जाता है। तो क्यू यू फॉर प्योर क्ले, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर प्योर क्ले विल बी 2 टाइम्स जी गुना 1। और ये सी क्या है, सी है कोहेजन। और कौन सा कोहेजन, अनड्रेन्ड, अनड्रेन्ड है ना, ये अनड्रेन्ड कोहेजन है। समझ में आ रहा है, इसे अनड्रेन्ड कोहेजन कहेंगे क्योंकि ये अनड्रेन्ड केस में ये टेस्ट किया गया है। ओके, ये सिर्फ नाम है, कहने का नाम है, लेकिन कोहेजन तो कोहेजन है भाई। इस तरह से कहेंगे, इस तरह से इसको बताएंगे कि ये अनड्रेन्ड कोहेजन है क्योंकि अनड्रेन्ड कंडीशन में अनकंप्रेसिव कन्फाइंड, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट को कंडक्ट किया गया, इसीलिए जो कोहेजन का मान है वो है अनड्रेन्ड कोहेजन। इस तरह से सिर्फ कहेंगे। तो चलिए आगे देखिए, तो क्यू यू कितना आ गया, क्यू यू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर प्योर क्ले विल बी 2 टाइम्स अनड्रेन्ड कोहेजन सी। ओके, तो इस इक्वेशन का यूज क्यों होता है ना कभी कभी, तो इस इक्वेशन का यूज बहुत ही ज्यादा यूज है। कभी आपको सी का वैल्यू दे दिया होगा और क्यू यू निकालने पूछेगा, या फिर कहीं इक्वेशन में कोई एक सवाल में सी का वैल्यू दे दिया है और वहां पर लेकिन यूज करना है क्यू यू, और सॉइल दे दिया है तो अब क्यू यू कैसे निकालोगे, 2 टाइम्स सी कर देना है, या फिर सी, या फिर क्यू यू दे दिया और यूज करना है आपको सी, तो उस केस में सी कैसे निकालोगे, सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू यू डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हल्के में नहीं लेना इस इक्वेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फाउंडेशन में तो जबरदस्त यूज होता है इसका। समझ में आया, तो अब लगाइए मोहर्स कूलम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मोहर्स कूलम थ्योरी शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ, अब अगर इस सॉइल का शियर स्ट्रेंथ मैं बताने चलूं क्या लिखूंगा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, सॉइल कौन सा थ्योरी लगाऊं, मोहर्स कूलम थ्योरी लगाऊंगा। अब मोहर्स कूलम थ्योरी कहता है कि शियर स्ट्रेस बराबर टाउ जो होता है वो होता है कोहेजन सी प्लस सिग्मा नॉर्मल ऑन द फेल्यूर प्लेन टाइम्स tan ऑफ फाई एंगल। अब मुझे ये बताओ कि फाई एंगल कुछ है, जीरो है, तो tan जीरो बराबर जीरो, तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, जीरो। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्योर क्ले क्या हो गया, शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्योर क्ले बराबर सी। अब सी बराबर कितना निकला, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बराबर 2/2 ये निकला। तो टाउ बराबर कितना हो गया, क्यू यू बाई 2 इक्वल सी। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैनॉट इग्नोर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब चलिए बनाते हैं मोहर सर्कल। मोहर सर्कल कैसे बनाएंगे इस केस में, मोहर सर्कल बहुत ही आसान, ज्यादा आसान है। मोहर सर्कल क्या होता है, दो एक्सिस के बीच में बनाया जाता है, नीचे वाला पार्ट में नहीं बनाऊंगा, सिमेट्रिकल होता है, ऊपर दिखा दूंगा सिर्फ। तो देखिए मोहर सर्कल शुरू होता था यहां कहीं से, इधर कहीं से, ऐसे। तो ये जो होता था ये होता था माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस या फिर सिग्मा सी। अब इस केस में तो सिग्मा सी है ही नहीं, तो मोहर सर्कल कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन यहां से होगा, इस तरह से कुछ। और ये जो वैल्यू आ गई आपको, ये वाला, ये क्या हो गया, मोहर सर्कल एट फेल्यूर के कंडीशन बना रहे हैं, एट फेल्यूर। समझ में आया, ये कितना हो गया, सिग्मा डी एफ हो गया, ये वाला नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, अब इस एक्सिस के अलाउंग क्या रिप्रेजेंट करते थे मोहर सर्कल में, शियर स्ट्रेस, क्या, टाउ, टाउ को रिप्रेजेंट किया जाता था। तो यहां टाउ कितना हो जाएगा बताइए, यहां टाउ बराबर कितना होगा, क्यू यू बाई 2।
ओके, तो यही होगा कोहेजन, C बराबर QU/2। और इसका फेल्यूर इन्वलप क्या होगा, यहां से टेंजेंट एकदम, ये क्या हो जाएगा फेल्यूर इन्वलप। समझ में आया? तो इस तरह से बनेगा मोहर्स स्ट्रेस सर्कल। क्यों? ये सिग्मा 2 बराबर 0, ये सिग्मा DF। ठीक है, तो बन गया भैया आपका मोहर्स सर्कल। तो आगे देखिए, अच्छा और एक चीज देख लो, और एक नोट देखो, इस केस में एक बहुत ही शानदार सा रिजल्ट निकल के आया है। मैंने आपको बताया था स्ट्रेस पाथ वेरिएशन, ध्यान में रखिए, स्ट्रेस पाथ वेरिएशन बताया था मैंने, स्ट्रेस पाथ वेरिएशंस, वेरिएशन डायग्राम्स कुछ बताया था मैंने, PQ डायग्राम बताया था, सॉरी PQ डायग्राम कैसे बनाना ये चीज बताया था मैंने, PQ डायग्राम्स बताया था। अब देखिए P क्या होता था, P बराबर कितना होता था, P होता था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, और Q कितना लिया था हमने, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, सॉरी ये सिग्मा 2 है, सिग्मा 3 नहीं है, सिग्मा 2। सोम में सिग्मा 3 लिखा जाता है, मैं यहाँ सिग्मा 2 लेके चला हूं तो इसलिए लिखा जाता है, तो आप उसे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस ही समझिएगा, सिग्मा 2/2। तो मुझे ये बताइए P और Q का रेशियो इस केस में कितना होगा, एकदम ध्यान से देखो, P/Q का रेशियो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये एग्जाम में पूछा है, डिवाइड बाई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। अब सिग्मा 2 तो 0, तो ऊपर नीचे क्या बच गया, ये 0, ये भी 0, तो सिग्मा 1/2 सिग्मा 1/2 दोनों कट के एक हो गया, क्या जादू हो गया, बिल्कुल ही जादू हो गया। ठीक है, इट्स द मैजिक, and it has been asked several times that what is the PQ ratio in case of unconfined compression test, या फिर ये रेशियो कौन सा टेस्ट में 1 आ जाएगा, तो नाम बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये वाला वैल्यू। ठीक है, नोट बनाइए और लिखिए, क्यों, क्योंकि ये माइनर वाला 0 हो गया यहां पर। ठीक है, तो आगे चलिए, ये खत्म हो गया आपका अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, खत्म है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट टेस्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट शियर टेस्ट इज वेन शियर टेस्ट। हेडिंग बनाइए, वेन शियर टेस्ट। वेन शियर टेस्ट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्यों? मैंने आपको एक चीज बता रखा है वेन शियर टेस्ट के बारे में, कि दिस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड एट बोथ प्लेसेस, वेयर, वो दो जगह क्या है, इन लैब में कर सकते हो, फील्ड में भी कर सकते हो। तो कोई ऐसा टेस्ट जो दोनों जगह कर सको तो वो इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा, है कि नहीं? तो इसका थ्योरी तो पढ़ना ही है। चलिए पहले लिख लीजिए, मैं लिखते लिखते मैं समझाते जाऊंगा कि ये है क्या। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट क्यों है सब समझ में आएगा लास्ट में जब समझाना शुरू करूंगा, पहले लिख लीजिए, इट इज इसेंशियली एन अनड्रेन्ड टेस्ट। ये सब पॉइंट है जो आईएएस के अंदर पूछता है, कौन सा टेस्ट अनड्रेन्ड है, कौन सा टेस्ट ड्रेन्ड है। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इसेंशियली अनड्रेन्ड टेस्ट। सेकेंड, इट इज, अगर अनड्रेन्ड है तो किसके लिए सुटेबल होगा, हाँ, सॉफ्ट सॉइल के लिए, क्या, जिसमें पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो पाए, या तभी ना आप टोटल स्ट्रेस एनालिसिस होगा, अनड्रेन्ड है। समझ में आ रहा है? तो इट इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले एंड सिल्ट। क्यों है मैं बताऊंगा, ये सब लॉजिक क्लियर हो जाएगी जब मैं वेन शियर, वेन क्या होता है जब आपको दिखाऊंगा। वेन मतलब क्या होता है, पंखा देखे हो, पंखा का जो एक पत्ती है उसे आप ब्लेड कहते हो क्या, वो ब्लेड को वेन भी कहा जाता है, वही ब्लेड का नाम है वेन। अब क्या करो ना कि पंखा को जमीन के अंदर धसाओ और घुमाने का कोशिश करो। ठीक है, यही हमको करना है, पंखा को जमीन के अंदर घुसाना है
या फिर इंसर्ट करना है और रोटेट करवाना है, टॉर्क अप्लाई करना है। अब पहले तो ये सोचो मैं ये जो लिख रहा हूं क्यों लिख रहा हूं। सबसे पहली बात, अगर सैंड है, बहुत डेंस सैंड है, बहुत ही डेंस सैंड है, बहुत ही हार्ड फॉर्मेशन है, अब उसमें क्या आप वो ब्लेड को इंसर्ट कर पाओगे? वेन को इंसर्ट तो कर लिया चलो किसी तरह, आप उसको आसानी से रोटेट कर पाओगे क्या? शियर कर पाओगे उस सॉइल को? नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं? तो क्या वेन शियर टेस्ट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए वेन शियर टेस्ट कहां आसान होगा, कहां आप आराम से उस ब्लेड को सॉइल के अंदर इंसर्ट करके रोटेट कर पाओगे? किस तरह का सॉइल में? सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले और सिल्ट। समझ में आया? इस तरह का सॉइल में, जो नर्म सॉइल होगा, जो कि नर्म होगा, नर्म, उसमें आप आराम से शियर करवा सकते हो बाय रोटेटिंग द ब्लेड ऑफ वेन। यस और नॉट? ऑब्वियसली यस। ठीक है। नाउ हेंस, इसलिए देखिए, इसलिए ये सॉइल जो होता है, मैंने बता रखा है कि इस तरह का सॉइल में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होने का चांसेस बहुत अधिक होती है, क्योंकि पानी का जो एक्सपल्सन है वो बहुत ही मुश्किल से होता है। अगर बहुत मुश्किल से एक्सपल्सन ऑफ वाटर होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। अगर डेवलप हो रहा है तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हम आसानी से मेजर नहीं करते, हम जनरली उसको अवॉइड करने का कोशिश करते हैं। अवॉइड अगर करेंगे तो कौन सा कंडीशन में हम टेस्ट करेंगे? अनड्रेन टेस्ट हो गया कि? अगर अनड्रेन टेस्ट हो गया तो किस तरह का एनालिसिस होगा? टोटल स्ट्रेस एनालिसिस होगा। सब लॉजिक बैठाते चलना है, सब लॉजिक बैठाते चलना है। आप लॉजिक बैठा सकते हो, मैं इतना बता चुका हूं कि लॉजिक यहां पर आप बैठा सकते हो आराम से, तो लॉजिक बैठाते चलना है। ठीक है। अगर लॉजिक नहीं बैठ पा रहा है, अगर याद नहीं हो रहा है, तो लॉजिक को लिख लो, एक साइड में एक स्टार पॉइंट बना के लॉजिक को लिख लीजिए। ठीक है। आगे नेक्स्ट नंबर पॉइंट, अगर ये इसके लिए सुटेबल है तो किस तरह का सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है? लिख लीजिए, इट इज नॉट सुटेबल फॉर सैंड एंड ड्राई सॉइल। ठीक है। ड्राई सॉइल, सैंड और ड्राई सॉइल के लिए ये टेस्ट सुटेबल नहीं होता है। ये टेस्ट को हम कहां कहां कर सकते हैं? दिस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड इन लैबोरेटरी एंड फील्ड ऑल्सो, बोथ। लिख लीजिए, दिस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड, दिस टेस्ट कैन बी डन in field and lab both. ओके। अगर फील्ड और लैब में दोनों जगह करेंगे तो फील्ड और लैब के बीच में डिफरेंस क्या हो गया? किसी तरह का डिफरेंस तो होना चाहिए ना, कोई एक डिफाइनिंग पैरामीटर होना चाहिए, डिफरेंसिंग, जो कि डिफरेंस कर रहा हो दोनों टेस्ट के बीच में। तो डिफरेंस होता है जो वेन का साइज जो होता है, वो जो ब्लेड होता है, लैब में छोटा यूज करते हैं, फील्ड में बड़ा ब्लेड यूज करते हैं। ठीक है। यही है एकमात्र डिफरेंस, बाकी टेस्ट जो होता है एकदम सिमिलर होता है। तो लिख लीजिए, ओनली डिफरेंस is the size of vein used, is the size of vein used. ओके। ठीक है। अब एक चीज बताऊंगा जो मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी लिख लीजिए, इट इज यूज्ड टू फाइंड, let me change the color because it's an important word actually, sensitivity कैसे दिखाऊंगा? सेंसिटिविटी ऑफ क्ले है ना फेवरेबल सॉइल यहां पर, तो सेंसिटिविटी ऑफ क्ले कैसे निकालें? उसके लिए एक टेस्ट आपके सामने आ गया अभी, यहां देखो, वेन शियर टेस्ट कैसे निकालते हैं मैं ये दिखा दूंगा, निकाल के बताऊंगा, तो कहीं हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है।
तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है, एग्जाम में पूछता है व्हेन शियर टेस्ट कैन बी यूज्ड टू फाइंड डैश, क्या, सेंसिटिविटी ऑफ क्ले। ओके, आगे बढ़िए। तो इसमें करते क्या है कि ये लिख लीजिए, इसमें करते क्या है इस टेस्ट में, दी वेन जो है, वेन माने ब्लेड, इज पंच्ड, उसको ग्राउंड के अंदर इंसर्ट किया जाता है, इज पंच्ड, ठीक है, इनटू द सॉइल, कौन सा सॉइल, सैचुरेटेड क्ले एंड सिल्ट, ठीक है, इनटू द सॉइल, एंड टॉर्क is applied manually, टॉर्क क्या है पता है ना, नहीं तो मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा बता दूंगा टॉर्क के बारे में। अब देखिए टॉर्क अप्लाई करना है आपको, लेकिन किस हिसाब से करना है, कोई ना कोई तो लिमिट होना चाहिए ना, कि व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, तो वो उसका लिमिट भी दिया हुआ है, द रेट ऑफ, लिखिए ये इंपॉर्टेंट है, द रेट ऑफ application of torque is 6 डिग्री पर मिनट। आपको वेन का जो आपको जो शाफ्ट है उसको कुछ ऐसा घुमाना है कि वो घूमे इस हिसाब से, किस हिसाब से, 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। तो इस स्टैंडर्ड को अंडरलाइन करिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा, एग्जाम में पूछ लेगा 6 डिग्री पर मिनट, तो ध्यान में रखिए 6 डिग्री पर मिनट, ये है रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। अब देखिए, अब टॉर्क आप अप्लाई करोगे तो उसको मेजर भी तो करना है, जैसे कि मैंने दो चीज आपको बता रखा है पहले ही, प्रोविंग रिंग और डायल गॉज, उसका सिग्निफिकेंस बताया। उसी तरह से यहां भी एक चीज का इस्तेमाल किया जाता है, टॉर्क अप्लाई करना है तो उसको मेजर भी करना है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, लिखिए, दी टॉर्क अप्लाइड is measured using calibrated torsional spring। ओके, ये एक डिवाइस है बाय यूजिंग विच वी मेजर द टॉर्क, जो अप्लाई होता है यहां पर इस टेस्ट के अंदर, टॉर्सनल स्प्रिंग हैविंग सम टॉर्सनल कांस्टेंट, having some torsional constant K, मान लो K है टॉर्सनल कांस्टेंट। इस तरह का कोई एक इक्विपमेंट होता है जिसे हम कहते हैं टॉर्सनल स्प्रिंग, उसको यूज करके हम मेजर करते हैं कि कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए हमने जो आपको बताया कि रोटेट करना है एट द रेट ऑफ 6 डिग्री पर मिनट, तो मान लीजिए उस हिसाब से आप रोटेट कर रहे हो, मान लो कि थीटा डिग्री रोटेट हुआ और सॉइल आपका फेल हो गया, तो उसी कंडीशन में ना टॉर्क आपको चाहिए। हाँ, जब फेल्यूर हो गया तो उस केस में टॉर्क कितना है हमको ये पता लग जाए, तो हम शियर स्ट्रेंथ पता लगा लेंगे सॉइल का। इस टेस्ट का यही सिग्निफिकेंस है, समझ रहे हैं। तो पहले तो ये पता लगाना कि टॉर्क कितना है बाय यूजिंग टॉर्सनल स्प्रिंग, जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट है के। तो देखिए, इफ थीटा डिग्री is the angle of rotation of vane at which shear failure occurred, then torque
रिक्वायर्ड इज, कितना का टॉर्क अप्लाइड था इस स्टेट पे वो हम निकाल पाएंगे कुछ ऐसे, देखिए, इज इक्वल्स टू टॉर्सनल कांस्टेंट टाइम्स थीटा, जितना का रोटेशन आपने प्रोवाइड कर रखा है। ओके, तो यूनिट ऑफ के, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्सनल कांस्टेंट, क्या होगा? यूनिट ऑफ के, देखिए टॉर्क का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर, इस तरह का यूनिट होगा टॉर्क का। तो के को आपको मल्टीप्लाई करना है थीटा से, तब जाके आपको मिलना है न्यूटन मीटर। तो के का यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन मीटर पर डिग्री होना चाहिए। क्या? गुना डिग्री करोगे तभी ना आपको मिलेगा टॉर्क। समझ में आया? तो इसका यूनिट क्या हो गया के का? ये कभी कभी पूछता है, बता दिया, छोटा सा था, फिर भी ध्यान में रखिए। तो इसको इस्तेमाल करके हमको निकालना है टॉर्क बाय यूजिंग टॉर्सनल स्प्रिंग एंड वेन शियर apparatus। टॉर्क निकालना है, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के करस्पॉन्डिंग। अब वो कैसे है वो देखते हैं। तो वेन जो होता है ना, हमारा जो apparatus है, वेन शियर, वेन जो है, वेन ये दो तरह का है, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स कहने का मतलब है एक ही apparatus है, लेकिन हम इसको दो तरह से हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। कैसे? देखिए, केस वन लिखिए, केस वन लिखिए, टू वे शेयरिंग, टू वे शेयरिंग। टू वे शेयरिंग क्या होता है? देखिए क्या हुआ, ये मान लो ग्राउंड लेवल है। अब थोड़ा आइडिया और पिक्चर क्लियर होगा। तो ये मान लीजिए वेन का शाफ्ट है, ओके, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप साफ साफ बनाओ। ये शाफ्ट है, यहां पर आप देखिए, और ब्लेड लगा हुआ ऐसा, ये है ब्लेड, ठीक है, ये है वेन, ये सब है वेन, ये है वेन। समझ में आया? ये है वेन, ब्लेड है कुछ ऐसा, वेन। आइडिया पिक्चर क्लियर हो रहा है ना? ये शाफ्ट है, चारों बगल ये सब ब्लेड लगा हुआ है, पत्ती। अब आप यहां पर टॉर्क लगाओगे, रोटेट करोगे, ये रोटेट करोगे इसको, तो क्या होगा? ये रोटेट होगा कुछ ऐसा, ये ब्लेड वगैरह रोटेट होगी, ये ब्लेड रोटेट होगी। क्या हो रहा है? शियर हो रहा है क्या आपका? कहां पर? ये देखिए, इस लेवल पे शियर हो रहा है, इस लेवल पे शियर हो रहा है। तो इस केस में दो शियरिंग है क्या? दो शियरिंग प्लेन है, दो लेवल पे शियर हो रहा है, दो तरह से शियर हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे टू वे शियरिंग। तो टू वे शियरिंग कब होगा? जब आपका जो, ये मान लीजिए ये ब्लेड का हाइट है, ठीक है, वेन का जो ब्लेड है उसका हाइट है, वेन का जो हाइट है ये है एच, कैपिटल एच। ये है डायामीटर, ये है वेन का डायामीटर टोटल, ये है डायामीटर डी, ये डायामीटर, ये है ग्राउंड लेवल। यहां पर आप अप्लाई किए हो रोटेशन एट द रेट ऑफ 6 डिग्री पर मिनट, ये है रेट, ओके। और टॉर्क कैसे मेजर करना है वो मैंने पहले बता दिया, के थीटा बराबर टी निकल के आ जाता है। तो यह है टू वे शेयरिंग, ठीक है, टू वे शेयरिंग, यह है टॉप, यह है बॉटम शेयरिंग प्लेन। तो लिखिए टू वे शेयरिंग में क्या होता है, डायग्राम बनाइए, उसके बाद लिखिए। इन टू वे शेयरिंग both top and bottom of vein contribute in shear along with sides of vein, ओके। तो टॉर्क कैसे निकालना है? टी बराबर के थीटा। अब इसको
इसका इक्वेशन जो है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो होता है टाउ एच बराबर होता है शियर स्ट्रेंथ बराबर टॉर्क डिवाइडेड अपॉन, ये याद करना है, पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/6. ओके, h/2 plus d/6. It is, this equation is corresponding to two-way shearing. Two-way shearing. अब one-way shearing, next heading, one-way shearing. one-way shearing क्या होता है? सिंपल है, ये ग्राउंड लेवल है, ओके अब ब्लेड आप यहां से लगा दिया, उसको ऐसा रखा कि ब्लेड यहां से है, तो क्या दोनों बगल का ब्लेड कंट्रीब्यूट कर रहा है शियर होने में सॉइल का? नहीं ना, एक ही यही वाला सिर्फ बॉटम कंट्रीब्यूशन है ना, बॉटम का, बॉटम वेन का जो बॉटम है उसी का कंट्रीब्यूशन है शियर में, इन शियरिंग ऑफ सॉइल। तो ये जो है ना जस्ट एट ग्राउंड लेवल अगर हो, ऐसा ऐसा उतना ऊपर हम नहीं रखते हैं एक्चुअली, हम क्या करते हैं कि ये जो टॉप है उसको जस्ट एट ग्राउंड लेवल रख लेते हैं, मतलब इस लेवल पे ये ऐसा हो कि ये जस्ट ग्राउंड लेवल पे हो टॉप। तो क्या शियरिंग में ये कंट्रीब्यूट करेगा टॉप? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये तो रह गया आपका हाइट h और ये हो गया आपका d डायमीटर। तो टॉर्क T बराबर ये जो रोटेशन प्रोवाइड किया एकदम k थीटा, उसमें कोई संकोच नहीं है। तो शियर स्ट्रेंथ का जो इस केस में इक्वेशन बनता है वो क्या बन जाएगा? T बराबर एकदम सेम रहता है पाई डी स्क्वायर, सिर्फ चेंज कहाँ होती है ये आपको मैं दिखाता हूँ, h/2 प्लस d/12 यहां पर चेंज हो गया। तो इसको ध्यान में रखना है, ये हो गया d/12, ठीक है, यही डिफरेंस है। और ये दोनों इक्वेशन याद रखना है, एग्जाम में गेट वगैरह में भर भर के क्वेश्चन आता है, वन वे शेयरिंग दे दिया, कभी टू वे शेयरिंग दे दिया, यही सब कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब वन वे शेयरिंग बोल दिया, आपको निकालना है शियर स्ट्रेंथ, आप निकाल दिया टू वे शेयरिंग का फॉर्मूला डाल के, गलत हो गया ना। तो फॉर्मूला किसके लिए कौन सा है ये ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। समझना इसमें क्या है, इसको याद रखना है, रिमेंबर दिस, याद रखिए, बहुत जरूरी है ये फॉर्मूला याद रखना। तो देखिए अब मैंने एक चीज बताया है कि वेन शियर टेस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं सेंसिटिविटी मेजर करने में। तो ये हम कैसे करेंगे? तो ये लिखिए नोट, सेंसिटिविटी को हम कैसे मेजर करते हैं वेन शियर टेस्ट के, बाय यूजिंग वेन शियर टेस्ट। पहले तो मुझे ये बताओ कि मैंने क्या बताया वेन शियर टेस्ट के बारे में, बताया है कुछ कि ये टेस्ट लेबोरेटरी में भी होता है, ये टेस्ट को फील्ड में भी कर सकते हो, ओके, लैब में कर सकते हो, फील्ड में कर सकते हो। तो सेंसिटिविटी का डेफिनेशन अगर लिखने जाओगे क्या लिखोगे? पहले तो डेफिनेशन लिखिए, व्हाट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, compressive strength of undisturbed sensitivity of clay, क्ले, सिर्फ क्ले, ये इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिविटी ऑफ क्ले इस टेस्ट से आप निकाल सकते हो, किसी भी सॉइल का नहीं। अगर क्वेश्चन में दे दिया है कैन वी फाइंड सेंसिटिविटी ऑफ सैंड यूजिंग वेन शियर टेस्ट, नो, द ऑप्शन विल बी रॉन्ग, और एग्जाम में आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां हीरो बन के टिक लगा के नहीं आ जाना है, वहां गलत मार के आना है। अगर क्ले है उसका सेंसिटिविटी निकालना है, वेन शियर बोल रहा है तभी टिक लगाना है, तीन बातें ध्यान में रखना है। तो चलिए, तो सेंसिटिविटी ऑफ क्ले निकाल सकते हैं हम बाय यूजिंग दिस। अगर सेंसिटिविटी ऑफ क्ले निकालना है तो सेंसिटिविटी ऑफ क्ले क्या होगा? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड, यही होता है ना, रेशियो होता है ना, अनडिस्टर्ब्ड क्ले, अनडिस्टर्ब्ड क्ले by unconfined compressive strength of disturbed clay।
अब मुझे ये बताइए कि अनडिस्टर्ब्ड यहाँ कैसे मिलेगा और डिस्टर्ब्ड कंडीशन यहाँ कैसे मिलेगा। तो मैंने बताया है कि वेन शियर टेस्ट को हम दो जगह यूज कर सकते हैं, लैब में, फील्ड में। तो लैब में अगर यूज करोगे क्ले को तो वो डिस्टर्ब कंडीशन में होगा ना, क्योंकि आप इन सीटू सॉइल को एक्सवेट करके लैब में लाया, तो वो तो अपने नेचुरल कंडीशन से डिस्टर्ब हो गया, अपने अपना कुदरती माहौल से अलग है, बाहर है, वो डिस्टर्ब हो गया। लेकिन इन सीटू में भी आप कर सकते हो ना इस बाय यूजिंग दिस मेथड। इन सीटू कंडीशन में भी टेस्ट कर सकते हैं, फील्ड में भी कर सकते हैं। क्या डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब स्टेट में भी टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेन शियर? कर सकते हैं। और अनडिस्टर्ब स्टेट में तो कर ही सकते हैं, डिस्टर्ब स्टेट में भी कर सकते हैं इन लैब। यस और नॉट? यस। तो दो चीज मिलते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए, अब देखिए शियर स्ट्रेंथ क्ले का मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, टाउ बराबर होता था C प्लस सिग्मा एन टेन फाई। अब क्ले है तो फाई तो 0, तो शियर स्ट्रेंथ बराबर C। ओके, शियर स्ट्रेंथ बराबर C हो गया। तो सेंसिटिविटी ST बराबर QU अनडिस्टर्ब्ड बाई QU डिस्टर्ब्ड। अब QU बराबर कितना निकल के आया था? 2 टाइम्स कोहेजन 2C क्ले के लिए। तो सेंसिटिविटी कितना आ गया? 2 इंटू C अनडिस्टर्ब्ड। माने कि फील्ड में अगर वेन शियर टेस्ट करोगे तो 2 इंटू C डिस्टर्ब्ड, माने कि लैब में वेन शियर टेस्ट किया सेम सॉइल पर, तो रेशियो मिल गया आपको। तो सेंसिटिविटी मिल गया। क्या मिल गया? सेंसिटिविटी बराबर C अनडिस्टर्ब्ड, माने कि वेन शियर टेस्ट इन फील्ड किया बराबर बटा सेंसिटिविटी C डिस्टर्ब्ड, माने कि वेन शियर टेस्ट इन लैब। ओके, तो सेंसिटिविटी मिल गया। मिल गया। इंपॉर्टेंट है सेंसिटिविटी ऑफ व्हाट? सेंसिटिविटी ऑफ क्ले, नॉट सैंड, नॉट ग्रेवल, क्ले, ओनली क्ले, वो भी सॉफ्ट सैचुरेटेड, ध्यान में रहे। तो ये जो टेस्ट है ये अनड्रेन्ड कंडीशन में है, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस यूज करना है, ठीक है। और एक चीज मुझे बताइए, क्या ये टेस्ट वेन शियर टेस्ट ऐसा सॉइल के लिए सुटेबल है जिसमें पहले से ही दरार है, स्ट्राटिफाइड सॉइल के लिए? ये उस तरह के सॉइल के लिए भी सुटेबल नहीं है। ये एक पॉइंट लिख लीजिए, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा है, पूछ सकता है। ये एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है। नोट, एक नोट बनाइए, लिखिए कि वेन शियर टेस्ट is not suitable for stratified soil deposit। समझ पा रहे होगे क्यों सुटेबल नहीं है? क्योंकि इसमें तो पहले से ही फेल्यूर प्लेन, आपको शियर कहां से करोगे? शियर करना, इसमें फेल्यूर प्लेन मिलना आपको अच्छी तरह से नहीं मिलेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कुछ, ठीक है। तो ये टेस्ट करना इस तरह के सवाल में बेफिजूल है, बेफिजूल का टाइम पास है। क्या? सर्टिफाइड सॉइल डिपॉजिट। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दी शियर टेस्ट। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, पोर वाटर प्रेशर, जो अभी तक बहुत परेशानी किया हुआ है। पोर वाटर प्रेशर परेशान किया हुआ है, पूरा के शियर स्ट्रेंथ चैप्टर में यही चीज परेशान कर रखा है। तो इस परेशानी को एक साहब आए सुलझाने के लिए, उनका नाम था स्केम्पटन।
उन्होंने बोला कि चलिए मैं लेबोरेटरी में मेजर नहीं करूंगा, मैं अपना थ्योरेटिकल एनालिसिस उन्होंने कर दिया। ओके, उन्होंने थ्योरेटिकल रिजल्ट बताया और इक्वेशन निकाल दिया पोर वाटर प्रेशर मेजर करने का। तो वो जो थ्योरेटिकल एनालिसिस है उनका, स्कैम्पटन का, पोर वाटर प्रेशर निकालने का, तो दो पैरामीटर उन्होंने दिए थे जिसे हम कहते हैं पोर प्रेशर पैरामीटर ऑफ स्कैम्पटन। वो क्या है उसे देखेंगे, उनका थ्योरी क्या है उसे देखेंगे, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी की पूरा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक बचा है, लेकिन उससे पहले एक समरी बनाइए। अभी तक जो पढ़ा उसका एक समरी बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही लेंदी चैप्टर है। ठीक है, तो समरी होना बहुत जरूरी है। ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यही सब है। शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाना है, शॉर्ट नोट्स क्या बनाना है, ऐसे बनाना है। देखिए, लिखिए टेस्ट, इधर इधर लिखिए ड्रेनेज कंडीशन। कंफ्यूजिंग हो गया होगा अभी तक बहुत, तो एक समरी करवा देता हूं। ड्रेनेज कंडीशन, इधर लिखिए रिमार्क, रिमार्क्स। सबसे पहला टेस्ट कौन सा टेस्ट पढ़ा, डायरेक्ट कंप्रेशन टेस्ट या फिर डायरेक्ट शियर टेस्ट, ये पढ़ा था। डायरेक्ट शियर टेस्ट, या फिर जिसे हम कहते थे शियर बॉक्स टेस्ट, याद है। दूसरा टेस्ट ट्राइक्सियल पढ़ा था, ट्राइक्सियल। तीसरा क्या बताया, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। फोर्थ क्या बताया, वेन शियर, वेन शियर। इतना ही टेस्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, इससे अधिक नहीं पढ़ा है कुछ भी। ठीक है, इतना ही पढ़ा है, 4 टेस्ट पढ़ा है। तो बताओ मुझे, डायरेक्ट शियर टेस्ट में फेवरेबल ड्रेनेज कंडीशन क्या था। ड्रेन्ड कंडीशन में हम इस टेस्ट को करते थे या नहीं करते थे, ड्रेन्ड केस में करते थे। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस लगाते थे। ओके, ड्रेन्ड कंडीशन। ट्राइक्सियल टेस्ट हम ड्रेन्ड या फिर अनड्रेन्ड दोनों केस में कर सकते हैं। क्यों, यहां पर ड्रेनेज कंट्रोल यूनिट का प्रावधान था, ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट मैंने बताया अनड्रेन्ड। वेन शियर ये भी अनड्रेन्ड। ठीक है, ये सब एग्जाम में आएंगे, यही सब आता है। तो इस तरह से लिखिए, निचोड़ जो अभी तक पढ़ा उसका निचोड़ है ये। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट ड्रेन्ड कंडीशन किस तरह के सॉइल के लिए था, सुटेबल फॉर कोहेसिव या कोहेजनलेस, कोहेजनलेस फ्री ड्रेनिंग सॉइल है कि नहीं, फ्री ड्रेनिंग सॉइल, फ्री ड्रेनिंग सॉइल जैसे कि सैंड होता था, बिल्कुल होता था। ये ट्राइक्सियल टेस्ट, ये तो डैडी था ना, फादर, किसी के लिए भी सुटेबल था, आप कुछ भी कर सकते हो ट्राइक्सियल टेस्ट में, किसी भी तरह का टेस्ट, एनी टेस्ट, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। लिख लीजिए, डैडी है, डैडी, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ टेस्ट, ऑल टाइप ऑफ सॉइल, सॉरी। अब अनकन्फाइंड कंप्रेशन, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट किसके लिए, सैचुरेटेड क्ले एंड सिल्ट, लिख लीजिए, सैचुरेटेड क्ले एंड सिल्ट। वेन शियर टेस्ट किसके लिए, सुटेबल फॉर सॉफ्ट सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले एंड सिल्ट। ठीक है, तो ये नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कॉपी में बनाइए। एग्जाम में यहीं से आएगा क्वेश्चन, यहीं से जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, सब लॉजिक यहां पर अप्लाई होता है। ओके, नाउ वी विल start our last concept in this test, in this chapter, in this theory, which will be mark the ending of this chapter, and that concept is Skempton pore pressure parameter. तो make a heading Skempton pore pressure parameter.
स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर, स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर। तो स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर इट इज ए थ्योरेटिकल एनालिसिस टू मेजर पोर प्रेशर। ओके, तो दो पैरामीटर है, एक है बी और है ए। तो उल्टा है, देखिए पहले है बी उसके बाद है ए, ए बी नहीं है बी ए है, ठीक है, इसी तरह से याद रखिएगा बी ए है। तो स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर का पढ़ने का जरूरत क्यों है हमें? इसका जरूरत इसलिए है, देखिए उसका कारण क्या है जिस कारण से हमको ये पढ़ना पड़े। रीजन वन ये कि अगर आपको प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि पोर प्रेशर प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर पा रहे हो, if it is not possible to measure the pore pressure practically then a theoretical approach is given by Skempton। ओके, और उन्होंने दो पैरामीटर डिफाइन कर रखा है B एंड A, समझ में आ रहा? जिसको यूज करके हम निकालेंगे कि पोर वाटर प्रेशर कितना है। ओके, ओनली एंड ओनली देन इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल, अगर प्रैक्टिकली संभव ना हो तभी इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली बात ये लिख लीजिए कि अगर प्रैक्टिकली संभव नहीं हो रहा है पोर प्रेशर मेजर करने को, तब हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो स्कैम्पटन साहब ने दिया है और पोर वाटर प्रेशर निकालते हैं। तो लिखिए इसे, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर pore water pressure practically, then theoretical approach is given by Skempton। टू फाइंड आउट, स्कैम्पटन बहुत ही विख्यात वैज्ञानिक थे, इनका फाउंडेशन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज्यादा योगदान है स्कैम्पटन का, तो हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और एक चीज मैंने बताया था, एक्टिविटी, वहां पर भी स्कैम्पटन साहब का ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, याद करिए, समझ में आया? आगे फाउंडेशन में जब हम पाइल फाउंडेशन पढ़ेंगे वहां तो स्कैम्पटन ही स्कैम्पटन रहेगा। तो ये नाम कान में गूंजना चाहिए, स्कैम्पटन, भूल नहीं सकते आप, भूल गए सॉइल खत्म, तो भूलना नहीं है। तो आगे देखिए क्या क्या लिखवा रहा था मैं, कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर पोर प्रेशर प्रैक्टिकली देन थ्योरेटिकल अप्रोच इज गिवन बाय स्कैम्पटन टू फाइंड आउट दी पोर प्रेशर। और पोर प्रेशर को लिखते कैसे हैं, यू, पोर प्रेशर यू। ठीक है भैया कि पोर प्रेशर हमको मेजर करना है, थ्योरेटिकली मेजर करना है, तो कहां मेजर करोगे, कब मेजर करोगे? ड्यूरिंग शियर टेस्ट ना। आप जब शियर टेस्ट कर रहे हो किसी भी सॉइल का तभी ना आपको पोर प्रेशर चाहिए। तो शियर टेस्ट का कौन कौन सा स्टेज होता है? दो स्टेज होता है, एक होता है सेल प्रेशर स्टेज, मैंने बताया है, एक होगा सेल प्रेशर स्टेज, दूसरा है शियरिंग स्टेज, शियरिंग स्टेज। तो सेल प्रेशर स्टेज में स्कैम्पटन साहब ने डिफाइन कर रखा है पहला पैरामीटर बी, और शियरिंग स्टेज में या फिर डेविएटर स्टेज और डेविएटर स्टेज, डेविएटर स्ट्रेस स्टेज, यही तो है। इसमें डिफाइन कर रखा है स्कैम्पटन साहब ने ए बार, नॉट ए, इट इज ए बार, ए बार से ए को निकाला गया है, ठीक है। क्या है कैसे है सब बताऊंगा, एक आइडिया दे रहा हूं कि ये है, इस तरह से हमको निकालना है, इस तरह से पढ़ना है। चलिए
सबसे पहले ये पोर प्रेशर पैरामीटर क्या है, ये क्या बताता है, उसके बारे में कुछ लिख लीजिए, तब आगे जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा बढ़िया से। तो लिखिए, कुछ लिखिए, लिखिए कि पोर प्रेशर पैरामीटर, पोर प्रेशर पैरामीटर कौन कौन से, बी एंड ए, नॉट ए बार, ध्यान में रखिए, ए बार नहीं, बी एंड ए आर दी पोर प्रेशर पैरामीटर। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये लिखना है, इट रिप्रेजेंट द रेस्पॉन्स ऑफ प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स माने प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स ऑफ या फिर रिएक्शन ऑफ पोर प्रेशर ड्यू टू चेंज इन, ध्यान से लिखिए, समझते हुए लिखिए, ड्यू टू चेंज, ये सब ज्यादा समझने लायक है ही नहीं, इसलिए ऊपर ऊपर मैं बता रहा हूं, ज्यादा जहां समझने लायक कुछ होगा वहां मैं समझा दूंगा। तो ये सब बच्चों वाली बात है, लिखा हुआ है, समझ लेना है पढ़ के, ठीक है। तो लिख दे रहा हूं, समझ लीजिए, ड्यू टू चेंज इन लैटरल प्रेशर, किसका बात किया, लैटरल प्रेशर के चेंज, मतलब लैटरल प्रेशर में जो चेंज होगा उसमें पोर वाटर प्रेशर में क्या, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो ये कौन सा पैरामीटर का बात कर रहा है, बी, क्योंकि मैंने क्या बोला, पहला स्टेज जो शियर टेस्ट का होता है वो है सेल्फ प्रेशर स्टेज। सेल्फ प्रेशर स्टेज में हम मेजर करते हैं बी पैरामीटर को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो बात किया इस वाले फर्स्ट लाइन में, ड्यू टू चेंज इन लैटरल प्रेशर, ये बात कर रहा है पैरामीटर बी का, समझ में आ रहा। आगे देखिए, लैटरल प्रेशर या फिर सेल्फ प्रेशर, ओके, एंड और एक बच गया ना, और एक प्रेशर वर्टिकल प्रेशर, जिसे डेविएटर स्ट्रेस कहते हैं, वर्टिकल प्रेशर, ओके। सो ये क्या है, ये पैरामीटर ए का बात कर रहा होगा, ए बार। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस, इट कैन बी डिवाइडेड इन टू स्टेज। वो स्टेज कौन कौन सा है, पहला हो गया सेल्फ प्रेशर स्टेज, सेकेंड स्टेज इज डेविएटर स्टेज, ओके। अब हेडिंग बनाइए सेल्फ प्रेशर स्टेज। सेल्फ प्रेशर स्टेज में हम पैरामीटर बी को मेजर करते हैं, तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। सेल्फ प्रेशर स्टेज, इसमें हम मेजर करते हैं पैरामीटर बी। थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ओके। तो क्या करते हैं देखिए, तो सेल्फ प्रेशर स्टेज में कौन सा पैरामीटर डिफाइंड है, पैरामीटर बी इज डिफाइंड इन दिस स्टेज। एंड हाउ इट इज डिफाइंड, ये कैसे डिफाइंड है, तो बी होता है रेशियो ऑफ चेंज इन पोर वाटर प्रेशर in confining stage to the change in confining pressure और lateral pressure। तो बहुत बार कंफ्यूजन आ जाती है इसको समझने में, तो मैं एक अंडरलाइन करवा रहा हूं जिस पर ध्यान देना है अधिक। लिखा हुआ है चेंज, अब चेंज लिखा हुआ है माने पहले कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, बाद में कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगी, तो इन दोनों के बीच में चेंज निकालना है, यही होगा इन दोनों का डिफरेंस,
मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 ले लीजिए। तो अगर किसी एक मैग्नीट्यूड से दूसरे मैग्नीट्यूड पे जाएगा तो उनके बीच में जो डिफरेंस निकालेंगे वही कहलाता है चेंज। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की बात होने वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट है चेंज, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, यहीं से सब चीज बनती है। ये चेंज नहीं समझ पाया तो बी पैरामीटर ए बार पैरामीटर कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। तो इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर चेंज, ठीक है, चेंज पर फोकस करना है। चेंज है, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर इन कंफाइनिंग स्टेज डिवाइडेड ओवर चेंज इन कंफाइनिंग प्रेशर और लैटरल प्रेशर, ठीक है। आगे देखिए ये चेंज कैसा है। अब ये चेंज है तो है कैसा है, देखिए तो B को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, B बराबर डेल्टा माने चेंज पोर वाटर प्रेशर इन कंफाइनिंग स्टेज डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा C, ओके ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये डेल्टा यूसी माने क्या हुआ, ये क्या है, चेंज है, चेंज इन पोर प्रेशर। और डेल्टा सिग्मा सी क्या हुआ, चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर। मैं कुछ वैल्यू लिखता हूं, आप उससे उसका लॉजिक निकाल लेना। अभी तक मैं बता दिया हूं लॉजिक कैसे लगाते हैं, लॉजिक आराम से निकलेगा। बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ये बताइए, बी का मिनिमम कितना हो सकता है, सोचिए बी का मिनिमम कितना हो सकता है। बी जो हम निकालते हैं उसमें कौन कौन सा प्रेशर इंक्लूडेड है, एक तो है लैटरल प्रेशर, दूसरा है पोर प्रेशर। अगर लैटरल प्रेशर जीरो है, अगर लैटरल प्रेशर है ही नहीं तो बी कितना हो सकता है, बी का मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकता है। किस केस में, ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल के लिए बी जीरो हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। बी का मैक्सिमम कितना हो सकता है, बी मैक्सिमम, लॉजिक लगाना है, सब लॉजिक बता दिया हूं। बी मैक्सिमम 1 किसके लिए, फॉर सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल। अब सैचुरेटेड सॉइल है तो अंदाजा लगा सकते हो कौन सा कंडीशन में, कौन सा ड्रेनेज कंडीशन में टेस्ट किया होगा, अनड्रेन्ड, आइडिया लगा। ये एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में यही पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। बी का मिनिमम क्या है, बी का मैक्सिमम क्या है, उसका कंडीशंस क्या है, तो पॉइंट नोट बना के लिखिएगा इसे। चलिए इसका लॉजिक क्लियर है ना, बी मिनिमम बी मैक्सिमम का क्लियर होना ही चाहिए। क्यों, ड्राई सॉइल माने कि लेटरल प्रेशर जीरो ना, जो हमने अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में जो मैंने आपको बताया वही सब याद करिए, ठीक है, वो सब याद करिए। तब यहाँ बी मिनिमम और बी मैक्सिमम का जो संकोच है वो खत्म हो जाएगा। तो पहला स्टेज खत्म, तो बी का वैल्यू कहां से कहां हो सकता है, जीरो, लेस देन बराबर बी, लेस देन बराबर 1 हो सकता है क्या, बी का रेंज, ये रेंज भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो इन सारे को रेड में मैं लिख दिया हूं, तो आप भी रेड में लिखना लाल कलम से। सेकेंड, अब सेकेंड वाला, सेकेंड स्टेज लिखिए। सेकेंड स्टेज कौन सा है, डेविएटर स्टेज, डेविएटर स्टेज। डेविएटर स्टेज में क्या डिफाइंड किया गया है, तो यहां पर ए बार को डिफाइंड किया गया है, नॉट ए। अब ये ए बार क्या है आपको अंदाजा लग गया होगा, ए बार इज, ए बार इज डिफाइंड in deviator stage. And what is A bar? A bar is the ratio of change in pore pressure in deviator stage, okay, divided over change in deviator pressure। चेंज है, चेंज ध्यान में रखना है, चेंज
माने कि डेल्टा यू डी ओवर डेल्टा सिग्मा डी, यही होगा ए बार। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए, नॉट ए बार, वी रिक्वायर्ड ए। अब ए, हाउ ए इज गिवन, ए इज डिफाइंड एज, ए इज डिफाइंड एज ए बार इंटू, सॉरी जस्ट ए मिनट, हमको निकालना है ए, तो ए से एक ना एक इक्वेशन चाहिए जिसमें ए का उपयोग हो। तो ए बार को ऐसे कहा गया, ए बार होता है ए गुना बी, समझ में आया, ए बार होता है ए गुना बी। ये कहा है स्कैम्पटन साहब ने, अब क्यों कहा है कैसे कहा है पता नहीं, ये कहा है उन्होंने, उनका थ्योरेटिकल है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। उन्होंने कह दिया ए बार बराबर ए इंटू बी, तो इतना याद रखना है, इतना ध्यान में रखना है, एग्जाम निकालना है, थेसिस नहीं लिखना है, ठीक है। ये सारे चीजों का उपयोग उतना नहीं है, जो यूज है उसको मैं विस्तार में समझाऊंगा। जैसे कि कॉन्सेप्ट था शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाती है। इंटरव्यू में ये नहीं पूछेगा कि ए बार बराबर क्या, ओके, ये सब बेफिजूल का क्वेश्चन है, ये सब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में काम आएगा। तो याद रखना, ध्यान में रखना, ए बार बराबर ए गुना बी होता है, जो कि डेविएटर स्टेज में डिफाइन कर रखा है स्कैम्पटन साहब ने, यदि हम थ्योरेटिकली पोर प्रेशर निकालने चले तो। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो व्हाट इज ए बार नाउ, एक्चुअली ए बार बराबर डेल्टा यू डी डिवाइडेड ओवर डेल्टा सिग्मा डी। अब ये डेल्टा सिग्मा डी को हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन इट रिटर्न, डेल्टा यू डी बटा डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा सी कन्फाइनिंग स्ट्रेस, यही होगा। क्यों, हमको डेल्टा सिग्मा डी चाहिए ना, डेल्टा सिग्मा डी चाहिए। ये क्या है, डेविएटर स्टेज है, डेविएटर, ध्यान से, ये है डेविएटर स्ट्रेस। और यहां मैं क्या लिखा हूं, सिग्मा 1 और सिग्मा सी। सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा डी प्लस सिग्मा सी होता है कि नहीं होता है, तो दोनों अलग अलग है, ध्यान में, ठीक है। तो डेल्टा सिग्मा डी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना कितना हो सकता है। यहीं पे देख लीजिए, ए का जो मैक्सिमम और मिनिमम कहा गया है, ए का मैक्सिमम हो सकता है, मैक्स वैल्यू ऑफ ए बराबर 3। ये किसके लिए होगा, ये होता है लूज, लॉजिक लगाना आपका काम है। अब इसमें कुछ लॉजिक बचा ही नहीं। अब ये भी अगर मुझे बताना पड़े, आप पहले लॉजिक लगा लो, अगर लॉजिक नहीं लग रहा है तो मेरे को कमेंट में लिख देना, डाउट के रूप में मैं क्लियर करूंगा। पहले लॉजिक लगाने का कोशिश करिए। ए का मैक्सिमम 3 क्यों है, 3 होता है लूज, सैचुरेटेड सैंड के लिए, और मिनिमम हो सकता है -0.5। इंपॉर्टेंट है, लॉजिक लगाना है। ये किसके लिए होता है मैं बता देता हूं, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है। क्यों है, कैसे है, आप लॉजिक लगाओ और बताओ। ये सब एडिशनल काम है, एक्स्ट्रा वर्क, अगर याद रख लिया काफी है। अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है तो लॉजिक निकालना है, तो आपका काम रहा, ये आपका टास्क है, लॉजिक लगाना यहाँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये हो गया, हमने 2 पैरामीटर डिफाइन कर लिया, पैरामीटर बी और पैरामीटर ए। तो पैरामीटर बी डिफाइंड था सेल प्रेशर स्टेज में, और पैरामीटर ए बार डिफाइंड है डेविएटर स्टेज में, और ए बार बराबर होता है ए गुना बी। इतना ही अभी हम लोग ने पढ़ा। तो अब मुझे ये बताइए आप लोग कि टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर क्या होगा।
डेल्टा यू अगर मैं लिखने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा चेंज इन कन्फाइनिंग ड्यूरिंग कन्फाइनिंग स्टेज प्लस चेंज इन पोर वाटर प्रेशर ड्यूरिंग डेविएटर स्टेज, delta UC plus delta UD. Now how this can be written, delta UC can be written as delta sigma C times B plus A into A bar into delta sigma 1 minus delta sigma C. It can be written like this or not? Obviously. Now on further expansion, delta sigma C into B plus A bar can be expanded as A times B. Again, delta sigma 1 minus delta sigma C. ये सिग्मा सी क्या है, सिग्मा सी वही सिग्मा 2 है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, कन्फाइनिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो मैं सिग्मा 2 नहीं लिख के सिग्मा सी लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और लॉजिक क्लियर होना चाहिए। आप कुछ भी लिखो कोई मतलब नहीं है, सवाल में आंसर करेक्ट आना चाहिए, ओके। चलिए, तो हम टोटल डेल्टा यू को अब कैसे लिख सकते हैं, फाइनली ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी को अगर कॉमन ले लिया तो बी डेल्टा सिग्मा सी प्लस ए डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा सी, ठीक है, ये हो जाएगा, होगा। यही है इक्वेशन फॉर थ्योरेटिकल इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द पोर प्रेशर। अब इसका यूज कैसे करना है, सवाल में करना है। एक चीज ध्यान में रखिए, ये डेल्टा यू क्या है, चेंज है, मतलब U1 U2 माइनस U1 होगा, चेंज है, चेंज, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज, सब चेंज है, यहां पर सब चेंज है। फाइनल माइनस इनिशियल, एक आइडिया दे दिया, चेंज माने फाइनल माइनस इनिशियल हो सकता है। क्वेश्चन में जैसा दिया होगा उस तरह से लेना है, क्वेश्चन में देखना आपको कहाँ चेंज मिलेगा, वही चेंज को यहाँ अप्लाई कर देना है और पोर प्रेशर पैरामीटर निकाल लेना है। किसी एक स्टेज में पोर प्रेशर पैरामीटर दिया हुआ है और फाइनल स्टेज पे पूछा है और वहां पर पूछा है कि शियर स्ट्रेंथ निकालो, तो चेंज निकालना है और पोर प्रेशर निकालना है ड्यूरिंग फाइनल स्टेज और इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस लगा लेना है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बनाओगे तब क्लियर होगा, क्वेश्चन बनाइए। So this is we have completed the theoretical concept what we have. अब तो कुछ बचा नहीं है इसमें, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जहां पर आप क्वेश्चन बनाते वक्त गलती कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपने पॉइंट आउट किया या नहीं किया ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से बता देता हूं। कुछ नोट लिखिए, नोट 1 लिखिए, नोट 1 अच्छे से ध्यान से देखिए। नोट 1 में ये लिखिए, ये देखिए, मुझे ये बताइए कि हम क्ले का क्ले जो है क्ले इसका फेवरेबल कंडीशन कौन कौन क्या है, इसका शियर टेस्ट का फेवरेबल कंडीशन क्या है, अनड्रेन्ड कंडीशन है क्या, अनुकूल, इसका अनुकूल अनड्रेन्ड है क्ले का, माने कि टोटल स्ट्रेस एनालिसिस हमको करना है, ठीक है, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। ये किसका है, ये क्ले का अनुकूल है, फेवरेबल कंडीशन फॉर क्ले, ठीक है, माने कि फॉर ये कौन सा क्ले, सैचुरेटेड क्ले, तो सैचुरेटेड क्ले का ये फेवरेबल कंडीशन है, अनुकूल वातावरण शियर टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो कंडीशन मैं बता रहा हूं ये किसका बता रहा हूं, ये बता रहा हूं सैचुरेटेड क्ले का। तो सैचुरेटेड क्ले का अनुकूल वातावरण क्या है, अनुकूल टेस्ट का अनुकूल कंडीशन है अनड्रेन्ड एंड टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, ठीक है, ये अनुकूल है। तो इस केस में जो जनरल मोहर स्ट्रेस सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ओके, बन जाएगा। और ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी ये क्या होगी, यही होगी कोहेजन फॉर सैचुरेटेड क्ले, फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल, यस और नॉट, यस। और ये सिग्मा 2 होगा,
या फिर सिग्मा सी, और ये होगा सिग्मा 1। यहां पर सिग्मा 2 बराबर 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं कहा है कि ये अनकन्फाइंड है, इट इज फॉर जनरल। ओके, इट इज ट्रायक्सियल टेस्ट ऑन क्ले। नाउ these are the favorable condition for cohesive soil। अगर आपसे पूछे कि सैचुरेटेड क्ले को ड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट करो, तो नोट ये है, कहने यही तो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं कि इफ सैचुरेटेड क्ले इज टेस्टेड अंडर ड्रेन्ड कंडीशन। अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप मुझे बताओ। हो सकता है। क्यों? मैंने बताया है ट्रायक्सियल apparatus में हमारे पास ऐसा प्रावधान है कि हम ड्रेनेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रेनेज को कंट्रोल करने का मतलब ही यही है कि हम उसके नेचर के विपरीत वाले कंडीशन में भी टेस्ट कर सकते हैं किसी भी सॉइल को। यही मतलब होता है ड्रेनेज कंट्रोल यूनिट का, जो कि ट्रायक्सियल टेस्ट में है, ट्रायक्सियल apparatus में है। तो हम सैचुरेटेड क्ले को भी ड्रेन कंडीशन में टेस्ट कर सकते हैं इन ट्रायक्सियल apparatus इफ इट इज डन। मान लीजिए ऐसा हमने कर दिया, तो क्या होगा, उसका कंक्लूजन क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हमको ये पता लगाना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अभी तक जो पढ़ाया उससे ये पता लगाना है। क्या पता लगाना है कि ड्रेन्ड कंडीशन में अगर सैचुरेटेड क्ले को टेस्ट कर दिया तो उसका बिहेवियर क्या होगा, उस केस में मोहर स्ट्रेस सर्कल किस तरह से बनेगा, ये बताइए। तो देखिए, पहले तो ये बताओ कि इसको निकाले कैसे, इसको समझे कैसे, इसका एक कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करें इस स्टेटमेंट का, ये करने का कोशिश करते हैं। देखिए, पहले तो ये मुझे बताइए कि ड्रेन्ड कंडीशन किस तरह की मिट्टी के लिए, किस सॉइल के लिए है। ड्रेन्ड कंडीशन किसका अनुकूल है? इज फॉर फ्री ड्रेनिंग सॉइल। क्या? जैसे कि सैंड का अनुकूल वातावरण है ना ड्रेन्ड कंडीशन। तो अगर आप क्ले को, जिसका अनुकूल वातावरण है अनड्रेन्ड कंडीशन, उसको टेस्ट करोगे ड्रेन्ड कंडीशन में, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ट्रायक्सियल apparatus में हो सकता है। तो हो गया। तो अब मुझे बताओ, मोहर स्ट्रेस सर्कल जो बनेगा इस केस में वो किसके करस्पॉन्डिंग बनेगा? वो सैंड के करस्पॉन्डिंग बनेगा। समझ में आ रहा है? नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, तो लिखिए, पहले ये लिखिए, एक दो लाइन लिखिए इसके बारे में नोट बना के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये चीज। तो इफ ड्रेन्ड टेस्ट इज डन in lab for saturated clay, it will be against the nature of clay ना, क्योंकि उसका अनुकूल क्या है, उसका अनुकूल वातावरण, अनुकूल कंडीशन है अनड्रेन्ड कंडीशन। अब तुम ड्रेन्ड कर दिए तो उसके विपरीत हो गया ना, अगेंस्ट हो गया, मतलब तुम जोर जबरदस्ती कर रहे हो, यही मतलब हुआ। तो इट विल बी अगेंस्ट द normal behavior of clay, yes or not, clay। ठीक है, क्यों? जनरली क्ले का कौन सा कंडीशन है? अनड्रेन्ड कंडीशन। ठीक है, और ड्रेन्ड कंडीशन किसका फेवरेबल कंडीशन है? जनरली लिखिए, जनरली ड्रेन्ड कंडीशन इज फेवरेबल कंडीशन फॉर सैंड और फ्री ड्रेनिंग सॉइल, जैसे कि सैंड। ड्रेनिंग कंडीशन इज फेवरेबल कंडीशन ऑफ सैंड, यस और नॉट। हेंस, इसलिए हेंस इन ड्रेन टेस्ट normally consolidated clay
वही सैचुरेटेड क्ले will behave like sand, yes or not, and over consolidated clay वही क्ले का बात हो रहा है। नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले का बिहेवियर हो जाएगा जैसे कि सैंड, और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले का बिहेवियर हो जाएगा जैसे कि सीप हाई सॉइल will behave as C5 soil। तो इसका मोहर सर्कल बनाइए, मोहर स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करिए दोनों ही केस में। स्ट्रेस सर्कल कैसे बनेगा? फॉर फर्स्ट नंबर, पहला सैचुरेटेड क्ले, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, सॉरी नॉट सैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्ले तो पेरेंट क्ले है, लेकिन उसमें कंडीशन जो लिया है हमने एनसीसी, ठीक है, अंडर ड्रेन्ड कंडीशन, ड्रेन्ड कंडीशन। तो इस केस में इसका बिहेवियर क्या बताया हमने? सैंड, इसमें हमने बिहेवियर बताया सैंड। तो सैंड का जो मोहर सर्कल होता है वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा क्या? 5 ओके, इस तरह से बनते जाएगा स्ट्रेस डायग्राम। मतलब इसका बिहेवियर हो जाएगा सैंड का। अब क्ले का बिहेवियर ही नहीं रहा ना, क्योंकि हम क्ले का जो अनुकूल वातावरण है उसके अंदर इसका टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हैं। हम टेस्ट कर रहे हैं किसके अंदर? हम टेस्ट कर रहे हैं इन दी कंडीशन विच आर फेवरेबल फॉर सैंड। हेंस द स्ट्रेस डायग्राम व्हाट वी विल गेट इज करस्पॉन्डिंग टू सैंड। ओके, नाउ ओवर कंसोलिडेटेड, मैंने ये बताया ओसीसी क्ले को अगर ड्रेन कंडीशन में टेस्ट करोगे फॉर ओसीसी, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, इसका बिहेवियर होगा एज ए सिल्ट, माने कि C5 सॉइल। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? ऐसा बनेगा, नॉट, मतलब ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट है, ये कर्व नहीं है। इस तरह से बनेगा क्या? स्ट्रेस सर्कल बनते जाएगा। इसको क्लीनली बनाना, ये फेल्यूर एनवेलप से टच करते हुए आना है। देखिए ऐसे बनेगा। ये C तो कांस्टेंट कोहेजन, फिर ऐसे, फिर यूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू दिस C5 सॉइल का बिहेवियर एग्जिबिट करेगा ये। ओके, अब और ये एनालिसिस कौन सा एनालिसिस होगा? इफेक्टिव स्ट्रेस, क्योंकि ड्रेन कंडीशन में टेस्ट कर रहे हो ना। इफेक्टिव स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस। सब चीज क्लियर है? अब देखिए, अब और एक नोट बनाइए। ये नोट तो अजीब लगेगा आपको, लेकिन होता है, क्या करेंगे, होता है। नोट बनाइए, अनड्रेन्ड टेस्ट, अनड्रेन्ड टेस्ट on saturated sand, सैचुरेटेड सैंड। तो अनड्रेन्ड टेस्ट ऑन सैचुरेटेड सैंड क्या होगा? कैसे, क्या होगा? तो मुझे ये बताओ, सैंड का फेवरेबल कंडीशन कौन सा कंडीशन है? ड्रेनेज कंडीशन। अगर सैंड को तुम अनड्रेन्ड करोगे तो क्या सैंड का एनवायरमेंट है? नहीं है ना। किसका एनवायरमेंट हो गया? ये एनवायरमेंट हो गया क्ले का। तो अब जो आपको स्ट्रेस डायग्राम यूज करना है वो कौन, किसका यूज करना है? क्ले के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस डायग्राम है, मोहर्स स्ट्रेस सर्कल है, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट इज, ये जो टेस्ट है ये एकदम विपरीत है ना इसके वातावरण के। तो इट इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ सैंड, and hence it will reflect behavior of
एज इफ क्ले, ठीक है, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये क्ले का अनुकूल है, मतलब फाई 0 हो जाएगा। अब अचंभित होना नहीं है, ये ऐसा होता है और एग्जाम में आता है, एग्जाम में आपको ये यूज करना है, ठीक है, एग्जाम में यही यूज करना है। तो इस केस में स्ट्रेस सर्कल कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, सॉरी, तो ये जो लास्ट में मैं जो ये पॉइंट सब बताया हूं यही एग्जाम में यूज करना है, यही आता है एग्जाम में, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये हो गया सी, ये फाई बराबर 0, ठीक है, इस केस में ये होगा। अब यहां पर कौन सा एनालिसिस होगा, टोटल स्ट्रेस अनड्रेन्ड कह दिया है, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, ठीक है, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। वेल, अब खत्म हो गया आपका शियर स्ट्रेस का चैप्टर, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब यहां से बचा जो चैप्टर सब, वो बचा स्टेबिलिटी, उसका अर्थ प्रेशर, फिर फाउंडेशन, ये 3 टॉपिक बचा है यहां से। अब यहां से ये 3 टॉपिक मैं अभी कुछ विराम लूंगा, कुछ टाइम गैप लूंगा, और इस टाइम गैप में मैं कुछ बेसिक चैप्टर स्टार्ट करूंगा, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, और वो सब्जेक्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्योंकि मुझे लगता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आना चाहिए, तब जाके ये सब चीज और ज्यादा आसान लगेगा। तो पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कुछ बता दूंगा इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर यहां से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मोमेंट, व्हाट इज मोमेंट, ये सब चीजों का उपयोग बहुत होने वाला है फाउंडेशन में, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले, अब यहां तक प्रैक्टिस करिए। वेल, थैंक यू।